वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग राजपूत वंशों के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात सामंतवादी काल या फिर पूर्व मध्यकाल, जो कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में रहता है। और पिछले वीडियो में हम लोग चौहान वंश को शुरू किए थे और चौहान वंश के कुछ प्रमुख शासकों को हमने देखा। आज हम लोग सबसे चौहान वंश के अंतिम शासक, माना तो जाता है कि यही अंतिम शासक था, लेकिन वास्तव में अंतिम शासक जो था वह हरिराज था। लेकिन चूंकि इसके बाद चौहान वंशों का सारा विनाश हो जाता है, इसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजपूत वंश का एक काफी प्रतापी शासक हुआ करता था। तो इसे ही मानते हैं हम लोग चौहान वंश का अंतिम शासक, लेकिन वास्तविक शासक नहीं था। वास्तविक जो अंतिम शासक था वह हरिराज था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चौहान वंश या फिर चौहान वंश, जो कि 551 से 1194 ईस्वी तक था। तो उसके सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, एक पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। इसका शासनकाल 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहता है। 1178 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहता है, या फिर पृथ्वीराज तृतीय का। इसका एक और नाम था राय पिथौरा, और इसी के नाम पर दिल्ली का नाम पड़ा था राय पिथौरागढ़। तो याद रखेंगे कि इसका एक और नाम क्या था, राय पिथौरा। इसका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1192 ईस्वी में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उस वक्त। तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1149 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1192 ईस्वी में। इसके पिता राजा सोमेश्वर चौहान, जो कि इसके पिताजी थे, तो राजा सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूर देवी। याद रखेंगे कि पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था और माता का नाम था कर्पूर देवी। याद रखेंगे। और इसने रणथंभौर का जैन मंदिर का निर्माण कराया। याद रखेंगे कि जैन धर्म से यह काफी संबंधित था, तो इसी कारण इसने रणथंभौर का जैन मंदिर का निर्माण किया। याद रखेंगे, रणथंभौर के जैन मंदिर का। इसकी कई पत्नियां थी, 12 पत्नियां थी। याद रखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पत्नी थी उसका नाम था संयोगिता। इंपॉर्टेंट है संयोगिता, और मोस्टली इसी के बारे में ही पूछा जाता है। संयोगिता इसकी मूल पत्नी थी, जो कन्नौज साम्राज्य के शासक जयचंद की पुत्री थी। याद रखेंगे, जयचंद की पुत्री। और पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां, तो 12 पत्नियां। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी, तो उसका नाम था जयचंद, जो कि कन्नौज साम्राज्य का शासक था। उसकी पुत्री संयोगिता। याद रखेंगे, संयोगिता। इसकी राज्य सीमा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान अर्थात दिल्ली से अजमेर तक था। तो यह जो पृथ्वीराज चौहान था, इसका जो राज्य था वह दिल्ली के आसपास और पूर्वी राजस्थान अर्थात दिल्ली से अजमेर के इलाकों तक था। याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य की सीमा थी वह कहां से कहां तक थी, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तक, अर्थात दिल्ली से लेकर अजमेर तक।
इसका राज्याभिषेक 20 वर्ष की उम्र में 1169 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे 1169 ईस्वी को इसकी माता कर्पूर देवी के संरक्षण में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कब? 20 वर्ष की उम्र में 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी उम्र कम थी तो इसकी माता इसकी संरक्षिका बनी। क्या? कर्पूर देवी। इसके नाना तोमर वंश के राजा अनंगपाल थे। याद रखेंगे इसी अनंगपाल ने, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। हालांकि अनंगपाल ने दिल्ली को एक गढ़ के रूप में बनाया था, लेकिन वास्तविक जो निर्माण किया था इसी पृथ्वीराज तृतीय ने, जब उसे राजधानी बनाया। तो इसके नाना का नाम था तोमर वंश के राजा अनंगपाल, जो तोमर वंश का राजा भी था और दिल्ली का संस्थापक भी था, और कर्पूर देवी इसी की पुत्री थी। तो याद रखेंगे कि इसके नाना का नाम था तोमर वंश का राजा अनंगपाल। इसने अपनी राजधानी दिल्ली पदस्थापित कर दी। इसके पहले जो राजधानी हुआ करती थी वह अजमेर थी, अर्थात अजय मेरू थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित कर दी। याद रखेंगे अनंगपाल द्वारा दिल्ली नामक गढ़ अर्थात दुर्ग का निर्माण पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा उसे विशाल रूप प्रदान किया गया। इसी कारण इसे राय पिथौरा गढ़ नाम दिया गया। दिल्ली के पुराने किले के नाम से भी यह क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कि भी नामकरण, तो जो यह था पृथ्वीराज चौहान, उसने अपनी राजधानी अजमेर से हटाकर दिल्ली में पदस्थापित कर दिया, क्योंकि दिल्ली को जो अनंगपाल था उसने दिल्ली को महज एक दुर्ग बनाया, एक गढ़ बनाया। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने इस दिल्ली को एक विशाल रूप प्रदान कर दिया, इसे बहुत बड़ा बना दिया। इसी कारण इसके द्वारा बनाए गए दिल्ली को पुरानी दिल्ली या राय पिथौरा गढ़ कहा जाता है, क्योंकि राय पिथौरा किसका नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान का। तो इसी कारण पुरानी दिल्ली का नाम हो गया राय पिथौरा गढ़, और इसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो जो आज पुरानी दिल्ली है वही एक जमाने में राय पिथौरा गढ़ के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे मुइजुद्दीन मोहम्मद अर्थात मोहम्मद गोरी। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद के द्वारा मुल्तान और उच्च पर आक्रमण करने के दौरान 20 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाला। तो याद रखेंगे कि बार बार मोहम्मद गोरी जो था वह आक्रमण कर रहा था, उसी का नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद या फिर मोहम्मद बिन शाम। तो उसी मुइजुद्दीन मोहम्मद या फिर मोइनुद्दीन शाम या फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा बार बार आक्रमण करने के कारण जब वह मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया तो इसी कारण उसे 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठना पड़ा। तो याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी के द्वारा मुल्तान और उच्च पर आक्रमण करने के दौरान 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर यह बैठता है। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। इसका शासन कहां से कहां तक था? तो वर्तमान राजस्थान में था, हरियाणा में था, दिल्ली में था, पंजाब में था, मध्य प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में था। तो जो पृथ्वीराज चौहान था
उसका शासन वर्तमान राजस्थान में था, हरियाणा में था, दिल्ली में था, पंजाब में था, मध्य प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में था। याद रखेंगे। इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? हरिराज, जो 1193 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक शासन करता है। हालांकि इसका एक और भाई था, उसका नाम था गोविंद राज चतुर्थ। तो गोविंद राज चतुर्थ इसके दो भाई थे, एक का नाम था हरिराज और दूसरे का नाम था गोविंद राज चतुर्थ। गोविंद राज चतुर्थ 1192 ईस्वी में ही शासक बनता है और 1192 तक ही रहता है, जबकि हरिराज यह सबसे अंतिम शासक होता है और सबसे छोटा भाई था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो याद रखेंगे, इसके दो भाई गोविंद राज चतुर्थ और हरिराज का शासन काल कब था? तो 1193 से 1194 ईस्वी। और इसके बाद यह जो चौहान वंश था वह समाप्त हो जाता है। प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण 1180 ईस्वी में इसके हाथ में आता है। क्योंकि जब वह राज्याभिषेक किया तो उसकी माता ही उसकी संरक्षिका थी, वह अपने माता के संरक्षण में ही गद्दी पर बैठा था। लेकिन 1180 ईस्वी में 31 वर्ष की उम्र में वास्तविक नियंत्रण इसके हाथ में आया। याद रखेंगे कि 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के हाथ में वास्तविक नियंत्रण आया। याद रखेंगे, इसकी जो नीति थी वह साम्राज्य विस्तार की थी। अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही पृथ्वीराज तृतीय की नीति थी कि अपने साम्राज्य को जितना हम विस्तार कर सके। तो अपनी साम्राज्य का विस्तार यह पृथ्वीराज चौहान की नीति थी। विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया। याद रखेंगे, 17 बार आक्रमण किया था और 18वीं बार में वह मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो याद रखेंगे, विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया और बार बार पराजित करने के बाद उसे माफ कर देता था। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान 16 बार माफ किया है। 17वीं बार मारना चाहता था, लेकिन घायल अवस्था में उसका गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह घोड़े पे बिठा कर लेकर भाग जाता है 1191 ईस्वी में। और इसी तराइन के युद्ध में नहीं तो मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती। लेकिन फिर उसके 1 साल के बाद काफी साजो सामान एवं सैनिकों के साथ एक बार फिर से मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और वह आखिरी 18वीं युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में यह पराजित करता है चौहान को और इसके बाद अपने साथ लेकर चला जाता है कहां? तो गजनी, और वहीं पर उसकी आंख फोड़ देता है। इसका जो प्रथम अभियान था पृथ्वीराज चौहान का, अपने सभ्य संबंधियों के विरोध को समाप्त कर राजस्थान के कई छोटे राज्यों पर कब्जा, तो अपने सगे संबंधियों के विरोध को समाप्त कर राजस्थान के कई छोटे राज्यों पर कब्जा किया। इसने सबसे पहला अभियान इसी का था। तो पृथ्वीराज चौहान का पहला अभियान था अपने सगे संबंधियों के विरोध को समाप्त करके राजस्थान के कई छोटे राज्यों पर इसने क्या किया? तो कब्जा किया। यही इसका प्रथम अभियान था। दूसरा अभियान बुंदेलखंड पर था। बुंदेलखंड पर चढ़ाई करके महोबा के निकट युद्ध में चंदेलों की पराजय। इस युद्ध में 2 चंदेल भाई काफी प्रसिद्ध थे। एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल।
इन दोनों की महोबा को बचाने में हत्या हो जाती है। पृथ्वीराज बुंदेलखंड को नहीं हड़पा और पराजित करने के बावजूद, तो याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का जो दूसरा अभियान था वह बुंदेलखंड पर था। इसने बुंदेलखंड पर चढ़ाई करके महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेल शासकों को पराजित करता है और इस युद्ध में दो चंदेल शासकों के दो प्रसिद्ध भाई, एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल, इन दोनों की हत्या कर देता है, याद रखेंगे। और बुंदेलखंड को नहीं हड़पा, हराने के बावजूद भी बुंदेलखंड को नहीं हड़पा। याद रखेंगे कि बुंदेलखंड पर चढ़ाई करके महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेल शासकों को पृथ्वीराज चौहान पराजित कर देता है। इस युद्ध में चंदेल शासकों के दो भाई, एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल, इन दोनों की पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हत्या हो जाती है। और बुंदेलखंड को पराजित करने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने उसे नहीं हड़पा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुइजुद्दीन मोहम्मद को पराजित करने वाला गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा पराजय। इस पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय की पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर मुड़ाव। तो याद रखेंगे कि मुइजुद्दीन मोहम्मद को पराजित करने वाला गुजरात का शासक भीम द्वितीय, उसके द्वारा इसकी पराजय हो जाती है और इस पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर मुड़ जाता है। याद रखेंगे कि मुइजुद्दीन मोहम्मद को किसने पराजित किया था? तो गुजरात का शासक भीम द्वितीय, और उस भीम द्वितीय के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान अपना अभियान किधर की ओर ले चलता है? तो पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर, अर्थात भीम द्वितीय से गुजरात में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान पंजाब और गंगा घाटी को जीतने चला जाता है। मोहम्मद गोरी द्वारा 18 बार चढ़ाई पर मोहम्मद गोरी की 17 बार पराजय और 1 बार विजय। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 18 बार चढ़ाई किया, लेकिन 16 बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उसे माफ कर देता है पराजित करके। लेकिन 17वें युद्ध में अर्थात 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उसे मार देता है, लेकिन घायल अवस्था में उसका प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसे घोड़े पर बिठाकर लेकर भाग जाता है, नहीं तो मोहम्मद गोरी की उसी दिन मृत्यु हो जाती। तो और लेकिन एक बार ही अंतिम विजय प्राप्त करता है कौन? तो मोहम्मद गोरी। तो 17 बार हारता है और 1 बार जीतता है 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में। अब पृथ्वीराज चौहान के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण आता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, हरियाणा के थानेश्वर के निकट तराइन का प्रथम युद्ध। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यह तराइन कहां पे है? तो हरियाणा के थानेश्वर के निकट। तो याद रखेंगे कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हरियाणा के थानेश्वर के निकट तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध का कारण था पंजाब के भटिंडा पर अधिकार।
पंजाब के भटिंडा पर अधिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच यह तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है एवं घायल अवस्था में गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा घोड़े पर बिठाकर लेकर भागने के कारण जान बचा। तो इस युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, हरियाणा के थानेश्वर के निकट, इस युद्ध में यह जो युद्ध हुआ पंजाब के भटिंडा पर अधिकार करने को लेकर, कि मोहम्मद गोरी चाहता था कि भटिंडा को हम अधिकार में ले लें और पृथ्वीराज चौहान चाहता था कि भटिंडा को हम अपने अधिकार में ले लें। तो भटिंडा के अधिकार को लेकर हरियाणा के थानेश्वर के निकट तराइन में, जिसे तरवंडी भी कहते हैं, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और यह जो मोहम्मद गोरी था वह हार जाता है और घायल अवस्था में उसे कुतुबुद्दीन ऐबक लेकर भाग जाता है और इस प्रकार मोहम्मद गोरी की जान बच जाती है, नहीं तो इसी क्षण मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। इसके बाद, इस जीत के बाद 13 महीने के बाद भटिंडा को घेरने के बाद भटिंडा पर कब्जा, इसके बाद वह भटिंडा को घेरता है। तो घेरते घेरते 13 महीना हो जाता है। इस 13 महीने के बाद भटिंडा पर कब्जा करता है। 13 महीने तक भटिंडा को घेरने के बाद भटिंडा पर कब्जा। इस तराइन के प्रथम युद्ध में विजय के बाद भटिंडा को 13 महीने तक घेरे रहता है और उसके बाद उस भटिंडा पर कब्जा कर लेता है। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। याद रखेंगे कि 13 महीने तक भटिंडा को घेरने के बाद भटिंडा पर कब्जा कौन? पृथ्वीराज चौहान करता है। एक और महत्वपूर्ण युद्ध है 1192 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ पूरी तैयारी के साथ आता है, जिसमें 12,000 सैनिक एवं 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार के साथ आता है। ऐसा माना जाता है इसके पास 1,20,000 की सैनिक लेकर वह 1192 में आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर। तो याद रखेंगे कि लगभग 1,20,000 सैनिक, इसे याद रखेंगे। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के जो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 12,000 सैनिक थे और 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार थे, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास 1,20,000 की सैनिक थे। और पूरी तैयारी के साथ यह मोहम्मद गोरी आता है तराइन के दूसरे युद्ध में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पहली बार हारता है मोहम्मद गोरी से और इसी के बाद इसकी मृत्यु होती है। कुछ मिथक है जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के पास पूरी तैयारी के साथ
कितने सैनिक? तो 12,000 सैनिक और 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार सैनिक, लेकिन 1,20,000 सैनिक थे, याद रखें। इसका एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। यह पृथ्वीराज चौहान का बचपन का मित्र था। इसे याद रखेंगे कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का बचपन का मित्र था और पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो यह कवि और लेखक बना। कौन? चंद्रबरदाई। तो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। इसमें एक महत्वपूर्ण सुप्रसिद्ध किताब लिखी, उस किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन वृत्तांत की यह रचना है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान, उसका दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई था और इसने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, उस किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन वृत्तांत की चर्चा है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनाध्यक्ष स्कंद कहीं और फंसा था और इस कारण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उत्तर भारत के अन्य राजाओं से सहायता का अनुरोध कन्नौज के शासक जयचंद को छोड़कर अन्य सभी राजाओं द्वारा सैन्य सहायता। तो याद रखेंगे कि जब पृथ्वीराज रासो क्या कहता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अपने उत्तर भारत के अन्य राजाओं से सैनिक सहायता मांगता है, लेकिन सभी सैनिक सहायता सभी राज्य इसकी सहायता करते हैं, केवल कन्नौज के शासक जयचंद को छोड़कर। और इस युद्ध में इसका जो मुख्य सेनाध्यक्ष था उसका नाम था स्कंद, वह कहीं और फंसा हुआ था, तो इस कारण यह सहायता इसे मांगनी पड़ी। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनाध्यक्ष जिसका नाम था स्कंद कहीं और फंसा था और इस कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा उत्तर भारत के अन्य राजाओं से सहायता का अनुरोध किया गया। कन्नौज के शासक जयचंद को छोड़कर अन्य सभी राजाओं द्वारा सैन्य सहायता दी गई। का एक कथा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करता था और संयोगिता को भगा ले गया था, पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार दोनों की पुरानी दुश्मनी थी, याद रखेंगे। तो एक कहावत है, कहावत यह है कि जो दूसरा तराइन का युद्ध पराजित हुआ, यह कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। उसके पीछे क्या कारण था? एक तो कारण था कि इसका जो यह बात किससे पता चलता है? तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, इसमें पता चलता है कि इसका जो मुख्य सेनाध्यक्ष था उसका नाम था स्कंद, वह कहीं और फंसा था। इस कारण पृथ्वीराज चौहान को उत्तर भारत के अन्य शासकों से सहायता मांगनी पड़ी, लेकिन कन्नौज के शासक जिसका नाम था जयचंद, तो जयचंद ने इसकी सहायता नहीं की। तो ऐसा मान्यता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने सहायता क्यों नहीं की, क्योंकि
जयचंद की पुत्री संयोगिता से यह प्रेम करता था और उसे भगा ले गया था। कि जयचंद की पुत्री संयोगिता से यह पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था और उसे भगा ले गया था। तो इसी कारण जयचंद इसकी सहायता नहीं किया। कुछ इतिहासकार कहते थे कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुरानी दुश्मनी थी। हालांकि इन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी ही थी, याद रखेंगे। और इसी ने 18वें युद्ध में मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, याद रखेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना कितनी थी? तो 1,20,000। यह बात कौन कहता है? तो तबकाते नासरी। इस किताब को किसने लिखा था? तो मिनहाज ने। तो मिनहाज की लिखी पुस्तक तबकाते नासरी के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। याद रखेंगे कि मिनहाज के द्वारा लिखी पुस्तक तबकाते नासरी के अनुसार यह जो पृथ्वीराज चौहान था, मोहम्मद गोरी था, तो उसके पास तराइन के युद्ध में 1,20,000 के लगभग सैनिक थे। अब हम लोग आते हैं इस द्वितीय युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर, जो इतिहासकार कहते हैं। हालांकि ये कितनी सच्चाई है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में यह एक महत्वपूर्ण कथा है, महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हम लोग देखें। ये आता है, जयचंद के विरोध का क्या कारण था? जयचंद के विरोध का कारण, तो जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। उसका कारण था पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की वृद्धि। कई युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जयचंद के कई वीरों की हत्या एवं पुत्री संयोगिता से भोग विलास। तो जयचंद के विरोध का कारण था कि पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य में काफी वृद्धि कर रहा था। दूसरा कारण था कि कई युद्धों में पृथ्वीराज चौहान जयचंद के कई वीरों की हत्या कर चुका था। और तीसरी कारण था कि उसकी पुत्री संयोगिता से इसका भोग विलास। याद रखेंगे। तो जयचंद के विरोध का कारण था पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में वृद्धि, कई युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जयचंद के कई वीरों की हत्या एवं पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का भोग विलास। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान से विद्वेष रखने के कारण जयचंद द्वारा मोहम्मद गोरी को आक्रमण हेतु आमंत्रण। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह जो जयचंद था वह पृथ्वीराज चौहान से विद्वेष था, अर्थात इससे नाखुश था। क्यों? क्योंकि जयचंद जो था, और इसी विद्वेष के कारण जयचंद पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किसको आमंत्रित किया? तो मोहम्मद गोरी को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। याद रखेंगे कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान से विद्वेष अर्थात दुश्मनी रखने के कारण जयचंद मोहम्मद गोरी को तराइन के दूसरे युद्ध में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। याद रखेंगे। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के मित्र थे, पर चंद्रबरदाई कवि और लेखक बना और हिंदी और अपभ्रंश भाषा में उसने पृथ्वीराज रासो लिखा। तो याद रखेंगे कि यह जो चंद्रबरदाई था वह पृथ्वीराज चौहान के बचपन का मित्र था।
और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी या अपभ्रंश भाषा में है। तो याद रखेंगे कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के मित्र थे और चंद्रबरदाई कवि और लेखक बन गया, और इसी वजह से इस चंद्रबरदाई ने हिंदी या अपभ्रंश भाषा में पृथ्वीराज रासो लिखा। याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में मात। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, जब चूंकि मोहम्मद गोरी 18 बार आक्रमण किया था, लेकिन 16 बार इस पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया था। याद रखेंगे। अब ये एक महत्वपूर्ण कहावत है या मिथक है, इसके बारे में हम लोग जान लें। मुख्यतः यह एक मिथक ही है, क्योंकि इस मिथक के बाद भी मोहम्मद गोरी जिंदा रहता है और वह 1194 ईस्वी में जयचंद को भी पराजित करता है चंदावर के युद्ध में। तो मिथक क्या है? जयचंद की मदद के कारण तराइन के दूसरे युद्ध, जो कि 18वां युद्ध था, मोहम्मद गोरी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को उठाकर ले गया और बंदी बनाकर पृथ्वीराज तृतीय को गरम सलाखों से आंख फोड़ दी। याद रखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय की गरम सलाखों से आंख फोड़ दी, पर जब इसकी मोहम्मद गोरी हत्या करना चाहा, आंख फोड़ने के बाद हत्या करना चाहा, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो अंतिम इच्छा पूछा, तो मोहम्मद गोरी ने अंतिम इच्छा पूछा, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का प्रदर्शन करने के लिए कहा, और इस काव्यात्मक भाषा की चाल मोहम्मद गोरी को समझ नहीं आई, और चंद्रबरदाई के द्वारा बोले गए इस पंक्ति से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की दूरी समझ गया और ऐसा बाण मारा कि मोहम्मद गोरी का प्राणांत हो गया। मोहम्मद गोरी की स्पॉट डेथ हो गई। क्या बोला? चंद्रबरदाई के काव्यात्मक शब्द क्या थे? 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ऐसे पे सुल्तान है मत चुको चौहान। तो देखिए कहानी क्या है कि जयचंद की मदद के कारण तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित करता है किसे? पृथ्वीराज तृतीय को। और पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी लेखक था कौन? चंद्रबरदाई। तो इसमें पराजित करने के बाद इन दोनों को उठाकर लेकर चला जाता है कहां पे? गजनी। और गजनी ले जाकर दोनों को बंदी बना देता है कौन? मोहम्मद गोरी। और उसके बाद इसकी गरम सलाखों से आंख फोड़ देता है कौन? तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की गरम सलाखों से आंख फोड़ देता है। उसके बाद वह इसकी हत्या करना चाहता है। किसका? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का। और हत्या करने से पहले वह पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछता है। तो चूंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण का ज्ञाता था, अर्थात शब्द से यह पता कर लेता था कि दुश्मन कितनी दूर पर है, यह अंदाजा मोहम्मद गोरी को नहीं था। तो उसने अपने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और चंद्रबरदाई ने एक कविता बोला, और इस षड्यंत्र को मोहम्मद गोरी भांप नहीं पाया। और वह क्या कविता बोला? काव्यात्मक बात बोला कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ऐसे पर सुल्तान है मतचू को चौहान। अर्थात अपने कविता की भाषा में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि मोहम्मद गोरी कितने दूर पर है? तो 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल। याद रखेंगे 8 अंगुल।
तो इतने दूरी पर है और इस भाषा को समझ गया कौन? तो पृथ्वीराज चौहान, और ऐसा बाण मारा कि जाकर सीधा लगा मोहम्मद गोरी को और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। हालांकि यह बात मिथक है, क्योंकि इसके बाद भी गोरी शासक रहता है। कब? जब 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, याद रखेंगे। 11 अब पर फिर से पकड़े जाने पर, जब फिर इस मिथक में एक और बात लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है तो उसके बाद फिर से पकड़े जाने पर बंदी जीवन व्यतीत करने के बजाय चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज चौहान की एक दूसरे की हत्या कर दी जाती है। इस दुखद घटना को सुनने के बाद पत्नी संयोगिता की आत्महत्या। तो जब ये दोनों, जब यह हत्या करता है मोहम्मद गोरी की, तो ये दोनों एक दूसरे से फिर समझते हैं कि हमको बंदी बना लिया जाएगा, तो फिर से पकड़कर बंदी में रहने की बजाय चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं। और इस खबर को सुनकर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, जिसका नाम था संयोगिता, वह भी आत्महत्या कर लेती है। तो यहां तक तो एक मिथक था, लेकिन ये दोनों की हत्या, यह सच्चाई है। लेकिन यह सच्चाई नहीं कि यह हत्या अजमेर में हुआ या फिर गजनी में। तो याद रखेंगे कि फिर से पकड़े जाने पर बंदी जीवन व्यतीत करने के बजाय चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज चौहान की एक दूसरे की हत्या। इस दुखद घटना को सुनने के बाद पत्नी संयोगिता की आत्महत्या। तो जब यह पत्नी संयोगिता सुनती है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं, तो इस घटना को सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में अगला जो शासक बनता है इसका, चौहान वंश का, उसका नाम था गोविंदराज चतुर्थ। तो गोविंदराज चतुर्थ चौहान वंश का अगला शासक बनता है, जो महज 1192 ईस्वी में ही बनता है। क्योंकि अब जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद पूरा शासन जो है वह गौर वंश के हाथों में चला आता है। तो 1192 ईस्वी में गोविंदराज चतुर्थ वह चौहान वंश का शासक बनता है। गौरी वंशों के द्वारा 1192 ईस्वी में अजमेर का शासक बनता है। तो गौरी वंशों के द्वारा 1192 ईस्वी में यह जो गोविंदराज चतुर्थ था वह अजमेर का शासक बनता है। छोटे भाई हरिराज ने पद से हटाया और गोविंदराज चतुर्थ भागकर रण स्तंभपुरा चला गया, जो वर्तमान का रणथंभौर जिला है, और वहां पे गोरियों के अधीन नए चौहान वंश की स्थापना की। तो 1192 ईस्वी में गोविंदराज चतुर्थ गौरी वंशों के द्वारा अजमेर का शासक बना। लेकिन उसके छोटे भाई हरे राज ने इसको इसके पद से हटा दिया और गोविंदराज चतुर्थ भागकर कहां चला गया? तो रण स्तंभपुरा चला गया। रण स्तंभपुरा जो वर्तमान का रणथंभौर है, और वहां पर जाकर गोरियों के अधीन, गोरी वंश के अधीन एक नए चौहान वंश की स्थापना करता है। याद रखेंगे कि 1192 ईस्वी में गोविंदराज चतुर्थ अजमेर का शासक बनता है गौरी वंशों के द्वारा, और उसके छोटे भाई हरे राज ने उसको उसके पद से हटा दिया। और इसके बाद गोविंदराज चतुर्थ भागकर कहां चला गया? तो रण स्तंभपुरा जो वर्तमान का रणथंभौर है, और वहां पर जाकर गौरियों के अधीन एक नई चौहान वंश की स्थापना किया। इसके बाद अंतिम शासक होता है हरे राज, जो 1193 ईस्वी से लेकर
1194 ईस्वी तक रहता है। तो हरे राज 1192 से 1194 ईस्वी तक रहता है। अंतिम शासक होता है 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजय एवं चौहान वंश समाप्त। तो 1194 ईस्वी में 1192 से 1194 ईस्वी में हरे राज, जो कि पृथ्वीराज चौहान और गोविंद राज चतुर्थ का सबसे छोटा भाई था, वह चौहान वंश का शासक बनता है। कहां पे? यह भी गौरी वंशों के अधीन रणथंभौर में, जिसकी स्थापना गोविंद राज चतुर्थ ने की थी। और यह अंतिम शासक होता है 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पराजित करके चौहान वंश को समाप्त कर दिया। फिर 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो यह मोहम्मद गोरी के वीडियो में हमने इसे डिटेल में बताया भी है। तो 1194 ईस्वी में कन्नौज का शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है और इसमें इसे चंदावर का युद्ध कहते हैं और गोरी जीत जाता है। तो ये था। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह जो 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ऐसे पे सुल्तान है, मच्चू को चौहान, ये सभी जो कथाएं हैं इसमें मोहम्मद गोरी की हत्या होती है, ये सब मिथक प्रतीत होते हैं। इससे सत्यता की कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है तो फिर जिंदा कैसे रहा गोरी, फिर 1192 में मर कैसे गया? तो ये मिथक है। और इस प्रकार उस, हालांकि वो परीक्षा में आता भी है, इस कहानी को, कथा को हम लोग याद रखेंगे। तो ये था मेरा पूरा चौहान वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यह पूछा जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले कुछ अन्य राजपूत वंशों के साथ। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और एक नोट्स जरूर बनाएं। बोलने के, मेरी आवाज और इस लिखे हुए दोनों को कोऑर्डिनेशन बनाते हुए एक अच्छा नोट्स बनाएं, ताकि चीजें जो है जोड़ते चले जाएं, चीजें क्लियर होते चली जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।